अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियासत के रिट यकीनी बनाने का इरादा कर लिया गया। तहरीक लब्बैक के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। पाबंदी का फैसला इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत किया गया, जिसकी सिफारिश पंजाब हुकूमत ने की थी। इस सिफारिश के बाद तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की समरी काबीना को मंजूरी के लिए भेजी जा रही है। तहरीक लब्बैक के एहतजाज का आगाज पीर के रोज हुआ, जब जमात के सरबराह को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जमात के कारकुनों ने लाहौर, इस्लामाबाद और कराची समेत कई शहरों में सड़कें बंद कर दी। कारकुनों को मुंतशिर करने की कोशिश के दौरान पुलिस एहलकारों और तहरीक लब्बैक के कारकुनों में तसादुम हुआ, जिससे 300 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए और 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए। तहरीक लब्बैक के कारकुनों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा चुके हैं। 200 से ज्यादा कारकुनान और ओहदेदारान को हिरासत में ले लिया गया है। कराची, इस्लामाबाद में रास्ते खुलवा दिए गए, लेकिन लाहौर में कुछ देर पहले तक भी कई मकामात बंद होने की इत्तलात मिल रही थी। महकमा दाखिला सिंध ने भी तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं को हिरासत में लेने के अहकाम जारी कर दिए हैं। फवाद चौधरी ने कहा है कि जत्थों से रियासत न कभी ब्लैकमेल हुई है और न आइंदा होगी। वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है रास्ते बंद करने और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के रूल 11B के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है और ये समरी पंजाब हुकूमत की सिफारिश के बाद अभी काबीना को भेजी जा रही है। तहरीक लब्बैक का मुतालबा था कि 20 अप्रैल तक फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाए। ऐसा न करने की सूरत में उन्होंने लॉन्ग मार्च की इस्लामाबाद जाने का ऐलान किया। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक से मुआहदा किया था, जिसके तहत फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी का मामला पार्लियामेंट में लाया जाना था। शेख रशीद का कहना है कि हुकूमत इस मुआहदे पर कायम थी। कौमी असम्बली में करारदाद के मुसवदे पर तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं से मुशावरत भी जारी थी, लेकिन मामला किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा था। शेख रशीद ने बताया कि तहरीक लब्बैक जिस मुसवदे का तकाजा कर रही थी, इसे मानना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं था। वो मुसवदा मान लिया जाता तो पाकिस्तान को दुनिया में इंतहा पसंद मुल्क का नाम दे दिया जाता। वज़ीर दाखिला ने बताया कि हुकूमत ने बहुत बार इन्हें इंगेज करने की कोशिश की, लेकिन ये सिर्फ फैजाबाद आना चाहते थे। वो एक ऐसा मसवदा चाहते थे जिससे ये सारे यूरोपीय यूनियन, इस वक्त फ्रांस हेड कर रहा है एक मुल्क को, लेकिन हमें नामूस की, रसालत की नामूस पसंद है। वो एक ऐसा मसवदा चाहते थे जिससे ये सारे लोग ही यहाँ से फारिग हो जाएं। हमने देखे एग्रीमेंट तो हमने जो किया है उस पर कायम थे और कायम है, लेकिन जो तकाजा वो मसवदे का कर रहे हैं वो इस मुल्क की दुनिया में जो है एक इंतहा पसंद मुल्क के नाम से पैगाम देने के लिए हम तैयार नहीं थे। अब सवाल तो ये भी है कि तहरीक लब्बैक की लीडरशिप की गिरफ्तारी के बाद क्या फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने से मुतालिक पार्लिमानी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इसका जवाब देने से इनकार किया। जवाब इनकार में दिया। अब ये करारदाद आएगी नहीं, अब करारदाद क्यों आएगी? अब तो करारदाद का ना उन्होंने मुतालबा किया, लेकिन ये है कि हम ये फैसला प्राइम मिनिस्टर का आ भी जाए, लेकिन करारदाद वही आएगी जिससे पाकिस्तान का दुनिया में इमेज आशिकान रसूल का जरूर जाए, इंतहा पसंदी का न जाए। इससे पहले वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की सदारत में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी, सेक्रेटरी दाखिला IG पंजाब इनाम गनी, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि रियासत की रिट हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी और कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। शेख रशीद ने कहा सियासी हालात की वजह से नहीं, तहरीक लब्बैक के किरदार की वजह से उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर जनाब शेख रशीद साहब। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जब ये मुआहदा हुआ, उस मुआहदे के बाद जब आपको मालूम पड़ा कि ये लोग फिर भी फैजाबाद आना चाहते हैं, क्या उस वक्त आपने कोई मुज़ाकरात, कोई सियासी एंगेजमेंट इनके साथ करने की कोशिश की थी कि मामला अफाम तफहीम से हल हो जाए, नौबत यहाँ तक ना पहुंचे, या आपके नजदीक गिरफ्तारी ही आखिरी हल था? देखें, फैसला करने के लिए जुर्रत चाहिए। हमने पाकिस्तान के लिए फैसला किया। अभी ये पार्टी पैदा ही नहीं हुई थी 2016 में, उससे पहले हम खत्म नबूवत में और नामूस रसालत में जेलें काट चुके। और कभी हमारी किसी हमारे ना कादरी साहब की ना मेरी कभी ना खादम रज़वी से मुलाकात हुई, ना कभी साथ से हुई। हमने इनकी मुज़ाकरात किए इनकी पार्टी से। हम 4 महीने से इनको राजी कर रहे हैं कि इस मसवदे पे हैं, लेकिन
इस्लाम के लिए आए और नामूस रसालत और खत्म नबूवत के लिए आए, लेकिन पाकिस्तान की किसी तबाही और बर्बादी के लिए तो हम साथ नहीं हो सकते। अच्छा, नहीं शेख साहब, देखिए मामला यहाँ तक पहुंच गए, अरेस्ट हुई, अरेस्ट के बाद जो है वो इस तरह से हंगामा राय शुरू हो गई। क्या अरेस्ट करने से पहले इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ होगा? और डेफिनेटली होगा आपको कि जब भी ऐसी कोई अरेस्ट होती है तो फिर उसका रिएक्शन आता है। क्या उसकी तैयारी नहीं थी? एक और दूसरा ये, क्या इससे पहले इनको सियासी तौर पे आपने एंगेज नहीं किया, या गिरफ्तारी से पहले भी सियासी तौर पे एंगेज नहीं किया कि मामला चले अफाम तफहीम से हल हो जाए, नौबत यहाँ तक ना पहुंचे? हमने बहुत पॉलिटिकली एंगेज करने की कोशिश की, जब हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये एंगेज नहीं होना चाहते, इनका एजेंडा हो रहा है। जब हमारे पास आते थे तो पहले रिकॉर्डिंग करा के आते थे। सारी बातें जब हम तक पहुंची तो उसके बाद हमने ये फैसला किया कि नहीं, इनके हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। फिर हमने ये 1997 के रूल के तहत, ये 11B के तहत, ये असम्बली प्राइम मिनिस्टर हाउस भेजी। नहीं तो दिखा क्या रहे थे और खाना क्या चाहते थे? मतलब डिमांड क्या थी उनकी? मांग, एक तो डिमांड बड़ी वाज़ेह डिमांड है कि इन्होंने आपसे मुआहदा किया, उस मुआहदे में सफीर को जो है वो मुल्क से निकालने का इनकी डिमांड थी। उसके अलावा आज आपने वैसे भी कहा था अपने एक इंटरव्यू में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये और भी डिमांड्स कर रहे थे जो कि पूरी नहीं हो सकती थी। शेख साहब, वो डिमांड्स थी क्या? उनकी डिमांड अब क्या शेयर करूं? उनकी तो डिमांड यही है कि इन सबको बाहर निकालो यहाँ से, पाकिस्तान में चलना तो है। पाकिस्तान का जो डिमांड थी वो सारी हमने एक एक करके उनसे डिस्कस की, एक छोड़ के दो तीन मसले उनसे डिस्कस किए, लेकिन उनकी यही डिमांड थी पाकिस्तान को स्क्वीज कर दिया जाए और पाकिस्तान को तमाम जगह से जो है अपनी राय पे लिए जाए, जो कि हमें कबूल नहीं। अच्छा, तो क्या वो जो एक पहली डिमांड थी, एक तो आप बता रहे हैं कि ये एक लिस्ट ऑफ डिमांड्स थी, लेकिन जो उनकी मेन डिमांड थी, मेन उनका मुतालबा था, वो था फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकाले जाने का। उस पे आपके दरमियान और इनके दरमियान जो है कोई मुआहदा हुआ था और आपने एग्री किया था कि हाँ भाई इसको जो है वो कंसिडर किया जाएगा? हमने ये कहा था असेंबली में लेके जाएंगे। अच्छा, असेंबली में लेकर जाएंगे। और उसके बाद अच्छा ये बताइएगा अब क्या करेंगे इनके साथ? आप गिरफ्तारियां जारी रखेंगे? क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं करना, जो आगे करना था वो कर दिया। अब कैबिनेट ने फैसला करना और उसके बाद देखेंगे क्या होना। अच्छा ठीक है शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। क्या हुकूमत के लिए कोई खतरे की घंटी बजने जा रही है, या मुस्लिम लीग नून की सियासत रुख बदलने जा रही है, या फिर किसी प्लान पर अमल दरामद होने जा रहा है? हमजा शहबाज के बाद आज मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ की जमानत भी मंजूर कर ली गई। शहबाज शरीफ की जमानत आमदन से ज़ायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूर की। अदालत ने सदर मुस्लिम लीग नून को 50 लाख रुपए के 2 मुचल्लके जमा करवाने का हुक्म दिया। नायब वकील ने कहा कि वरासत में रमजान शुगर मिल शहबाज शरीफ खानदान और चौधरी शुगर मिल नवाज शरीफ खानदान को मिली। 1990 से पहले शहबाज शरीफ खानदान के असासे 1 करोड़ 65 लाख रुपए थे। नायब वकील के मुताबिक 2018 में शहबाज शरीफ खानदान के असासे 7 अरब 32 करोड़ पर पहुंच गए। इनके 9 बेनामीदार हैं जिनके नाम पर भी असासे बनाए गए। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा, शहबाज शरीफ कहते हैं 12 करोड़ 40 लाख रुपए मुनाफा आया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि कारोबार कौन सा था जिससे मुनाफा आया। हमजा और सलमान शहबाज को जो टीटीज आती थी वो ये अपनी वालदा को देते थे। टीटीज के अलावा उनकी वालदा का कोई जरिया आमदन नहीं था। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ फैमिली का एक तरीकाकार था, जिस दौरान ये हुकूमत में होते थे उस वक्त टीटीज नहीं आती थी। मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ के अकाउंट में पब्लिक ऑफिस के दौरान कोई टीटी नहीं आई। अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रायल मुकम्मल होने में कम से कम 1 साल लगेगा। अभी तो ट्रायल कोर्ट में जज भी मुकर्रर नहीं हुए हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये एफबीआर का काम नहीं कि वो जराए आमदन का हिसाब किताब करें? ये ऑडिट और इंक्वायरी एफबीआर के जरिए क्यों नहीं करवाई गई? शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि नैब ने बदनीयती पर मबनी केस बनाया है, 7 माह से जेल में रखा हुआ है, लेकिन कोई रिकवरी नहीं हुई। अदालत ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान इस जमानत के बाद मायूस नजर आए। जिन लोगों ने अरबों रुपए के इस मुल्क से करप्शन की, सारे उनकी एविडेंस जमा है, बैंक अकाउंट्स में पैसे हैं, सब कुछ जाहिर है। लेकिन अगर हमारा माशरा इनको कन्विक्ट नहीं कर सकता तो हमारी कोई फ्यूचर नहीं है।
इस जमानत से पहले तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से आने वाले बयानात बहुत ही मानी खेज हैं और तकारीर और बयानात के जरिए खबरों में रहने वाली मरियम नवाज की खामोशी भी बहुत से सवालात को जन्म दे रही है। हुकूमती बयानात और मरियम नवाज की खामोशी को मिलाकर देखा जाए तो साफ लगता है कि कुछ तो ऐसा जरूर है जिसकी पर्दादारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बावने बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल ने ट्वीट किया, आज कोई अपना फोन बार बार चेक कर रही है, डर है कि कहीं उनका कोई बहुत अपना जेल से बाहर न आ जाए, क्योंकि अगर आ गया तो उनको मुकम्मल साइलेंट मोड इख्तियार करना पड़ेगा। यही शहबाज शरीफ इससे पहले इशारों में ही काफी गहरी बातें कर चुके हैं। मरियम सफदर साहबा जो हैं वो पहले भी साइलेंट मोड पे रहीं, फिर एकदम से उनके मोबाइल पे सिग्नल आए और सिग्नल ज्यादा आ गए। उन्होंने इतना इस्तेमाल किया फोन कि वो फोन गर्म हो गया और उन्हें फिर बंद करना पड़ा, क्योंकि लाहौर से ही कोई और टावर जो है वो ज्यादा सिग्नल उठाना शुरू हो गया था। वो अभी कहीं से बाहर आया है टावर जो है। तो क्या शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद मुस्लिम लीग मजीद तकसीम का शिकार हो सकती है या इसकी सियासत अपना रुख तब्दील कर लेगी? तजिया लेंगे मारूफ तजिया निगार जनाब नजम सेठी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर ये बताइएगा, अब शहबाज शरीफ का यूं बाहर आना ये मुस्लिम लीग नवाज के लिए फायदेमंद साबित होगा, पीडीएम के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा? एक दूसरे नंबर पे जो किसी भी रिहाई के वजह से, किसी भी अदालती रिलीफ की वजह से जो खबर बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है कि जनाब डील हो गई, तो क्या आपकी इंफॉर्मेशन और तजिया शहबाज शरीफ के बाहर आने को भी, जैसा कि कहा जा रहा है मुखालिफ पार्टियों की तरफ से, डील समझते हैं? देखिए, जब मरियम की भी बेल हुई थी या हमजा की बेल हुई थी तो ये बातें चलती हैं हमेशा कि डील हो गई है, डील हो गई है, ये चलता रहता है। अब बात यह है कि या तो हम ये तस्लीम करें कि अदालतें जो हैं बिल्कुल रियासत के इदारों ने और हुकूमत ने उनको कैप्चर कर लिया है और उनकी कोई आज़ादी नहीं है, कोई ऑटोनॉमी नहीं है, या हम ये तस्लीम करें कि नहीं, अभी भी जो भी है मगर फिर भी कुछ इंसाफ कहीं ना कहीं मिलता है और जब हद हो जाती है तो फिर मामले जो हैं वो सीधे होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी अरसे से ये बात चल रही थी कि नैब ने अपना होमवर्क नहीं किया हुआ है और बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि चीज़ें रखना। अब आपने देखा आहत चीमा को भी 3 साल के बाद, वहाँ तो कोई डील नहीं हुई, आहत चीमा को भी 3 साल के बाद विदाउट एविडेंस रखा और फिर अब आखिरी स्टेज पे छोड़ना पड़ा। तो ये किसी न किसी स्टेज पे ये होता है, मगर बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब का एक स्पेशल रोल रहा है। उस वक़्त जब शायद ये जो बात है डील की या बातें थी डील की, ये जब अरूज पे थी 2019 के आखिर में, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब लंदन चले गए मेरा ख्याल है भाई साहब से मशवरा करने, और फिर तो उस वक़्त भी ये बातें चल रही थी कि कुछ ना कुछ अब होगा। मगर फिर ये हुआ कि जब शहबाज शरीफ साहब वापस आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया और बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज कर दिया। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी कोई बात चलती है किसी की, खा वो पीपल्स नून लीग का जो हो, जब उनकी कोई राब्ते होते हैं इदारों के साथ या इदारों के राब्ते उनके साथ होते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से इमरान खान साहब को बात समझ आ जाती है और वो उसी वक्त कोई ऐसा कदम उठाते हैं कि ये बात आगे ना बढ़े, और जो करीब होता है या करीब होने की कोशिश करता है उसको जेल में डाल देते हैं। तो अब फिर मगर वो सबको निकलना तो पड़ता है ना किसी न किसी स्टेज पे। अच्छा, तो अब मैं ये नहीं समझता कि डील हुई है या नहीं डील हुई, वो तो आप देख लीजिएगा आगे जाके होता क्या है। मगर जो बात नजर मुझे आ रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे नजर आ रही है। मुझे ये नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जब अब बाहर आएंगे तो अब देखना ये है कि वो क्या रोल अदा करते हैं और मरियम का क्या रोल होगा। खसूसन पोजीशंस नून लीग के अंदर जो हैं, इंटरनल जो पोजीशंस हैं, एक तरफ वो और दूसरी तरफ ये कि आप शहबाज शरीफ साहब पीडीएम को वापस उस स्टेज पे लाने में कामयाब होते हैं कि नहीं, जहां पीपल्स पार्टी वापस आ जाती है पीडीएम के अंदर और फिर कोई मुश्तरका फैसले होते हैं और फिर बात आगे बढ़ती है कि नहीं। सेठी साहब, आपको लगता है कि मरियम विल लेट दिस हैपन? क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीडीएम के सेंटर स्टेज पे हमें मरियम खड़ी नजर आ रही थी। अब अगर शहबाज शरीफ आते हैं और वो कहते हैं जी मैं लगामे थामूंगा, तो और हो सकता है वो बड़े डिफरेंट तरीके से, मजीद मसाहलती तरीके से चीज़ों को लेकर चलें इन कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट दे डिड, बिल्कुल कन्फ्रंटेशन करके आगे चल रहे हैं। सर, आपको लगता है कि ये रिफ्ट पैदा होगी मजीद इससे और मरियम विल लेट दिस हैपन? नहीं, रिफ्ट नहीं पैदा होगी। मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ, जब से मियाँ नवाज शरीफ ने नाम ले के इदारों के लोगों को टारगेट किया है
उस वक़्त ये एक बात चल रही थी कि ये बहुत बड़ी हमाकत की है और अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इनको, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा। मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि नहीं, इसके साथ अब नरमी होगी, सख्ती नहीं होगी, क्योंकि ये बात जो है ये बड़ी चुभती है। अच्छा। और इसको चुप कराने के लिए फिर कुछ ना कुछ कंसेशंस देनी पड़ती हैं और मैं हमेशा ये कहता रहा, बहुत से तज़किये किए मैंने कि इसका फ़ायदा जो है शॉर्ट टर्म में वो शहबाज शरीफ साहब को होगा। और आपने देखा वैसे ही हुआ कि जब ये प्रेशर आया इदारों के ऊपर और ख़ुसूसन पंजाब के अंदर, तो फिर उनको वापस जाना पड़ा या जाना पड़ेगा कि ये इसीलिए हुआ है क्योंकि जो मुआहदे किए गए थे या जो बातचीत चल रही थी उसको अबैंडन कर दिया गया और एक सेंस ऑफ बिट्रेयल हो गई। तो अब शहबाज शरीफ साहब के साथ बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, वो अब बाहर आ रहे हैं और ज़ाहिर है, मगर वो उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है ना, उन्होंने भी ये सीखा है कि कि अगर आप लेट जाएं तो फिर और अगर आप खड़े होकर बात करें तो फिर तो अब मरियम ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेज ऐसी सेट कर दी है जिसमें अब शहबाज शरीफ साहब वापस आके कोई रोल अदा कर सकते हैं। तो ये देखिएगा अब आगे क्या होता है। अच्छा, मेरा सर इसी नुक्ता का सवाल मेरा यही था, आपने काफी हद तक उसका पहले जवाब दे दिया। शहबाज शरीफ जो कि मफाहमती पॉलिसी लेके चलते थे और आई गेस उनको अंदाजा हो गया कि इसका कोई खास फायदा उनको हुआ नहीं है। व्हाट डू यू थिंक, विल ही बी अ हॉक अगेन तो खैर नहीं कह सकते, अब पहली दफा हमें एक हॉकिश शहबाज शरीफ नजर आएंगे, एक बड़े ही तसादुम की तरफ जाने वाले शहबाज शरीफ नजर आएंगे, या फिर वही मफाहमत वाले? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मफाहमत और कॉन्फ्रंटेशन दोनों के दरमियान अब कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। मफाहमत का जो रास्ता लिया उससे बिट्रेयल हो गई, जो लड़ाई झगड़े का रास्ता लिया उसके साथ छुट्टी होगी। तो अब देखना ये है कि अब क्या रास्ता लेना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अब शहबाज शरीफ साहब मरियम को साथ लेके और मियाँ साहब की हिदायत के साथ जो भी कुछ करेंगे और वो करेंगे मिल के, सोच समझ के। अब मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि क्या ये मुमकिन है कि नहीं कि किसी स्टेज पे सूनर रादर देन लेटर कि शहबाज शरीफ साहब इजाज़त लेते हैं फ्रॉम दी अदालत टू गो टू इंग्लैंड। जाहिर है वो कोई मेडिकल रीजंस होंगे या जो भी होंगे, मगर मशावरत के लिए जिस किस्म के आगे मसाइल हैं नून लीग को और पीडीएम को और अपोजिशन को, वो अब टेलीफोनों के ऊपर वो बातें नहीं हो सकती, वो पॉलिसीज़ नहीं बन सकती। तो ये दोनों भाइयों को बैठना पड़ेगा और इवेंचुअली जो भी फैसले होंगे मरियम विल गो अलॉन्ग विद दोस फैसलास। ये दिस इज़ व्हाट आई थिंक। ठीक, अच्छा ठीक, सेठी साहब, एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि एहतसाब का नारा लगा के वजूद में आई, उनका मैनिफेस्टो यही था और आई गेस उन्होंने वोट्स भी वहीं से अट्रैक्ट किए, वो अभी तक किसी का कड़ा एहतसाब कर नहीं पाई। अभी तक हम देख लें पिछले 2-2.5 सालों में जितने नाम लिए गए, केसेस बने, कुछ किसी का 1 रुपया भी किसी से नहीं निकलवा पाए। लेकिन आज इमरान खान साहब ने भी बयान दिया और वो हमें इंतजाम इंसाफ से मायूस नजर आए। आपको लगता है कि ये इमरान खान साहब परेशान हैं इन तमाम डेवलपमेंट्स को लेकर के? बिल्कुल है। उसकी वजह यह है कि इदारों ने खान साहब को एक बात वाज़े कर दी है कि हमारा ये ख्याल था कि आप एक अच्छी कारकर्दगी करेंगे और ये जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर जो पुरानी 2 मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उनको मार्जिनलाइज करना है और एक नया सिस्टम बनाना है जिसके अंदर सेम पेज के ऊपर इदारे और हुकूमत, सिविलियन हुकूमत चले और कुछ प्रोग्रेस हो और करप्शन भी खत्म हो मगर प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो। मगर वो तो हुई नहीं, ना करप्शन खत्म हुई है और अब तो सूरत हाल ऐसी है कि जो इंटरनेशनल अदारे हैं वो कह रहे हैं कि करप्शन बढ़ गई है, कम नहीं हुई। तो ये तो बिल्कुल गले पड़ गई है बात। दूसरी बात ये है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे थे कि इन्होंने करप्शन की है वो प्रूफ नहीं कर सके, वो भी बिल्कुल हॉलो खोखला निकली वो सारी कैंपेन भी। फिर नैब एक्सपोज हो गई है, FIA एक्सपोज हो गई है। ऐसी एक्सपोजर कभी नहीं हुआ कि वो जी बिल्कुल ही फारग हो गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इदारे जो है मायूस हैं और वो मायूसी उन्होंने खान साहब को काफ़ी अरसे से इशारे कर रहे हैं कि देखिए आप ये छोड़ दीजिए, ये पीछे पड़े हुए हैं इन लोगों के, आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, ये और हीरोज़ बनेंगे, आप अपनी कारकर्दगी पे तवज्जो दीजिए, आप पंजाब और KP को चला के दिखाइए। मगर खान साहब डटे हुए हैं, वो उनका सारी तवज्जो अपोजिशन के ऊपर और रही है और उनको फ्रैंकली उन्होंने जो तवक्को थी इदारों की खान साहब से उन्होंने फुलफिल नहीं की, जिसकी वजह से अब बहुत सी स्पेकुलेशन शुरू हो गई है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कब तक खड़े रहेंगे इनके साथ। तो अपोजिशन के साथ बात उसी तरह से साथ खड़े हैं आज खान साहब के जैसे पहले खड़े थे, या इस तवक्को के पूरा ना होने की वजह से उन्होंने भी कुछ फैसले लिए हैं? नहीं, मेरा ख्याल है अभी वो फैसला जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो नहीं लिया, मगर ये जरूर है कि ऑप्शंस देखने शुरू कर दिए हैं
और कि भाई अब क्या कर सकते हैं, अच्छा। अगर ये नहीं चल रहा और हमारी बिस्त हो रही है, बेइज्जती हो रही है, गाली पड़ रही है, सारी जिम्मेदारी लोग हमारे पे, हम तो पहले बिशाना शान बिशाना हम खड़े थे, हम कहते थे सेम पेज सेम पेज, अब तो हमसे मुंह से की बात ही नहीं निकल रही सेम पेज की। तो ये तो इनको जो होना था हो गया, तो हम मारे गए हैं उसके अंदर, बिकॉज सारी जिम्मेदारी हमारे पे आ रही है और हमारी आधी बात तो सुनते नहीं है खान साहब। तो अब हम क्या करें? मगर जाहिर है उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की है सारे सिस्टम बनाने के अंदर, बड़ी रिस्क लिए हैं और उनके एक कंसेप्शन है नेशनल सिक्योरिटी का। आजकल के हालात में जिस वक्त आपकी मईशत गिरी हुई है और मुल्क जो है वो घिराव में है किस्म के दुश्मनों में, और अंदर भी इंतशार ऐसे फैल रहे हैं जैसे आज आप देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, तो इस सूरत हाल में जाहिर है वो चाहेंगे कि हुकूमत की कारकर्दगी हो, और मेरा तो ख्याल है ये भी चाहेंगे कि कुछ मफाहमत हो हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान। हाँ बिल्कुल सर ये बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इस वजह से है क्योंकि पीडीएम की तरफ से हमें कोई जवाब इसका तसल्ली बख्श मिलता नहीं है। आपसे मैं पूछ रहा हूं अगेन ऑन द बेसिस ऑफ योर इंफॉर्मेशन, योर चिड़िया एंड योर एनालिसिस एज वेल, क्या पीडीएम वाकई हुकूमत गिराना चाहती है? देखिए, पीडीएम के अंदर पीपीपी हुकूमत नहीं गिराना चाहती, और अगर गिराए तो वो चाहती है कि उसका सेंट्रल रोल होना चाहिए उसके अंदर, जो मुमकिन नहीं है, बिकॉज सपोर्ट जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है, वो नून लीग के लिए। नून लीग गिराना चाहती है, मगर वो गिराने के बाद कहती है फौरी तौर पे इलेक्शन हो। वो ये नहीं चाहती कि कोई इंटरिम गवर्नमेंट आए और 2 साल वो चलाए या वो उस गवर्नमेंट का हिस्सा बने, बिकॉज उनका ये असेसमेंट है कि इस मुल्क को ऐसे नहीं चलाया जा सकता, जैसे कि एक हाथ बंधा हुआ है पीछे और टाइम बहुत थोड़ा है और इलेक्शन 2 साल के अंदर आ रही है और आप जाएं और आपको कुछ ना कर सकें, और आज जो आपकी अहमियत है, जो आपको लोग याद कर रहे हैं, फिर लोग आपको भूल जाएं और कहीं और किसी और के पीछे लग जाएं। तो इसलिए हुकूमत गिराना तो सारे ही चाहते हैं, ऑपोजिशन सारी चाहती है। नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि ये आज खत्म हो और आज इलेक्शन हो जाए। पीपल्स पार्टी ये चाहती है ये आज खत्म हो, इलेक्शन 2 साल के अंदर हो, ये 2 साल में बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए ताकि हम थोड़ी बहुत अपनी कुछ ग्राउंड बना लें अगली इलेक्शन के लिए। तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। Everyone wants their larger share of the cake, but सर पंजाब में तो नून लीग के पास अब नहीं, बहुत पहले से ऑप्शन था कि वो थोड़ी सी मैनूवरिंग से गवर्नमेंट गिरा सकती थी। तो अगर नून लीग भी चाहती है गिराना तो पंजाब में तो बहुत पहले चेंज ला सकती थी, क्यों नहीं लेकर आई? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। मेरा ख्याल है उस वक्त सोच ये थी कि जिन लोगों ने ये सारा सिस्टम लेके आए हैं, अगर हमने पंजाब में कुछ ऐसी चीज़ की तो इस्लामाबाद में तो और बिल्कुल ही हम नहीं कर पाएंगे। पंजाब में कर सकते थे, मगर देखिए आप इस बात का अब सबको समझ आ गई है कि तब्दीली लाने के लिए आपको पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं और लोगों को अब उधर पार्टी से इधर क्रॉस ओवर भी करना चाहते हैं। मैंने ये देखा है कि मियां नवाज शरीफ ने ये सियासत अब छोड़ दी है। मुझे याद है कि जब मौलाना फजल रहमान उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि जी आप हमारे साथ मिल जाएं, हमें केपी की गवर्नमेंट मिल सकती है, 2013 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था नहीं, अब हम वो हरकतें नहीं करेंगे कि हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, इमरान खान को हुकूमत बना लेने दो, उनकी मेजॉरिटी है ऑफ सीट्स, लेट हिम ट्राई। तो उस वक्त मौलाना नाराज हो गए थे। तो मैंने मियाँ साहब को एक प्राइवेट सिटिंग में पूछा, मैंने कहा मियाँ साहब अगर आप मिल जाते तो थोड़ी बहुत तोड़ वोड़ के कुछ खिला पिला के आप हुकूमत बना सकते थे, एक आपकी और JUI की हुकूमत KP में बन सकती थी। तो उन्होंने कहा यार ये अब पुराने तरीके हैं, मैं ये रास्ते अब नहीं इख्तियार करना चाहता, अब उसको मिला है वो कराए, चले देखे लोग क्या करते हैं क्या। तो मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब में बहुत फर्क आया है। अगर शहबाज शरीफ साहब को मौका दिया जाता तो शायद वो आप वाली बात की तरफ चल पड़ते और कुछ शायद कोई रिजल्ट मिल जाते, मगर मियां साहब ने ये बातें छोड़ दी है ना। ये जो अब बात है ना इस वोट को इज्जत दो, ये अब 3 दफा वो डिसमिस हो चुके हैं। आपका क्या ख्याल है, अब वो पुराने रास्तों पे चले जाएंगे, वो रास्ते जो कि इनको जब ये ज़ियाउल हक की गोद में थे तो उस वक्त इनको सिखाए गए थे, तो वो छोड़ चुके हैं वो सारी बातें। अब ये नया नवाज शरीफ है, और मैं इसीलिए मैं समझता हूँ कि जब मोहतरमा के साथ इनका जो बातचीत चली, जब मोहतरमा आ रही थी, इतनी अच्छी हमदर्दियाँ थी, मैंने इस किस्म की चीज़ें देखी नहीं थी पहले। और उनकी वफात के बाद मियां साहब बड़ी मायूस रहे, और अब जो सिचुएशन हुई है, ये जो अभी जिस पे पीडीएम टूटी है, मैं समझता हूँ इससे पहले अगर आप देख लें 2-3 महीने जब से ये इकट्ठे थे, ऐसी कमराडरी थी, ऐसी उठक बैठक थी, इतने प्यार मोहब्बत था जेन्युइनली, और इसीलिए इतना बड़ा शौक पहुंचा अब कि इतनी चीज हुई। ये लड़काना गई मरियम, इधर गए उधर गए, बिलावल के साथ इतना अच्छा तल्लुकात, जरदारी साहब भी इस किस्म की बातें नहीं कर रहे थे, एकदम ये एक नई डेवलपमेंट हो गई है। तो मुस्लिम लीग तो एक स्टेट ऑफ शॉक में है। अच्छा सर, मैं एक दफा दोबारा गवर्नमेंट की तरफ आता हूं, बिल्कुल आखिरी सवालात है।
क्या जहांगीर तरीन खतरा साबित हो सकते हैं इमरान खान के लिए? नहीं, उसकी वजह यह है कि जहांगीर तरीन साहब जब एक तो खान साहब उनको सस्पेक्ट करते हैं एक मसले के बारे में जिसका ताल्लुक होम फ्रंट पे है, तो वो तो माफ नहीं करने वाले उस एरिया में। मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा। दूसरी बात ये है कि जहांगीर तरीन साहब वापस जब आए लंदन से तो किसी इशारे पे आए, इमरान खान का वो इशारा नहीं था कि आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे, आप वापस आ जाएं। मेरा ख्याल है जिन्होंने इनको याद किया था उनका ख्याल था कि कोई थोड़ा बहुत प्रेशर अब जहांगीर तरीन की तरफ से भी कुछ डालेंगे खान साहब के ऊपर के पंजाब को यार ठीक करो, इधर ठीक करो, उधर ठीक करो। खान साहब ने बिल्कुल जो असेस किया वही, अच्छा बातें हो रही हैं, जहांगीर तरीन के ऊपर केस के ऊपर केस, ताकि जहांगीर तरीन जो है ना वो यूजफुल, उसकी यूटिलिटी जो है वो खत्म हो जाए। अब जहांगीर तरीन ने ये हिट बैक किया है, मैं नहीं समझता ये हिट बैक है। ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि वो इमरान को चैलेंज करने जा रहे हैं। वो दरअसल इमरान को ये कहना बताना चाहते हैं कि मैं आपकी अभी भी बड़ी मदद कर सकता हूँ, आपके लिए बड़े मुश्किलात हैं, मुझे ना धकेलिए इस ऐसी जगह पे जहाँ से मेरे लिए कोई वापसी ना हो, मैं अभी भी पीटीआई का हूँ। मैं तो वो कोई धमकियां अभी नहीं दे रहे हैं, और बाय द वे ना ही वो धमकी दे सकते हैं। उसकी वजह ये है कि खान साहब के पास बड़े स्ट्रॉन्ग नैब और एफआईए के लीवर्स हैं, और मेरा ख्याल है कि किताबों में भी ऐसी सिचुएशन है कि वो अपने आप को डिफेंड करना को आसान नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने उनको इशारा किया है कि थोड़ा सा चले, या ये जो लोग आए हैं उनको आंख मारी होगी कि चले खड़े हो जाएं जाके, इससे ज्यादा बात नहीं है, कोई फाइनल रिवोल्ट की बात नहीं है। मगर इससे ये जरूर पता चलता है कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है और एक वक्त आता है जबकि इशारा आ जाता है, चले जी अब हमने फैसले कर लिए हैं, कुछ अलविदा करना है खान साहब को, तो फिर आप देखिएगा किस तरीके के साथ, फुर्ती के साथ बहुत से इस किस्म के मोहरे बाहर आ जाएंगे। अच्छा, नहीं तो अगर जहांगीर तरीन की क्लोजेट से स्केलेटन्स निकलते हैं सेठी साहब, तो आपको नहीं लगता कि इमरान खान को भले उनके पास नैब की स्ट्रिंग्स होंगी या बाकी एफआईए की स्ट्रिंग्स होंगी, उनको नुकसान फिर भी हो सकता है? वो हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबे वाला काम हो सकता है। उनको कोई नुकसान नहीं होगा जब तक इदारे उनके साथ खड़े हैं। अब ये देखिए छोटी सी बात है कि जब ये मसला बना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जबकि वो गिलानी साहब जीत गए तो लोग कहने लगे यार अब तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ सकता है इनके खिलाफ, और या ये दिस अमाउंट्स टू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो खान साहब ने क्या किया? खान साहब ने ऐलान कर दिया मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं थी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की, कोई कंपल्शन नहीं थी, कोई प्लान भी नहीं था कि इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च किया जाए। सारी रिपोर्ट्स थी इनके पास, मगर इनका मैंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना। तो किसी ने, मेरी चिड़िया की ये खबर है, किसी ने कहा कि जी वो गड़बड़ी ना हो जाए फिर तो मेरी चिड़िया की खबर रहेगा ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये उनका प्रॉब्लम है। अच्छा, सो दे हैड टू मेक श्योर ही गॉट हिज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो वो इस किस्म की चीजें भी होती हैं। ठीक है, यानी लीप ऑफ फेथ था उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नजम सेठी साहब आपके कीमती वक्त का। एक वक्फा नाज़रीन यहाँ पर लेंगे, वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि बाबर आजम किस तरह दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज के ओहदे पर फायज हुए, और अफगानिस्तान से अगर अमरीकी फौजें निकल जाएं जैसे कि ऐलान किया जा रहा है तो क्या तबाही पीछे छोड़कर जाएंगे, इस वक्फे के बाद बताएंगे। आखिरकार 20 साल की खूरेज जंग, 3,500 फौजियों की हलाकत, 35,000 अफगान शहरियों की मौत और 1,000 अरब डॉलर्स गंवाने के बाद अब अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलने की आखिरी डेडलाइन दे दी है। नाजरीन, हिचकिचाहट के शिकार अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान से फौजी इनखला के हामी भर ली है। अपनी वापसी से पहले अमेरिका ने खित्ते में बदअमनी का एक बीज बोया। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीम दाइश पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए खतरा बन सकती है। 9/11 की 20वीं बरसी से पहले अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी अफवाज को निकाल लेगा। सितंबर 2021 तक अफगानिस्तान से तमाम अमेरिकी फौजी अफगानिस्तान से चले जाएंगे। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी ओहदेदार का कहना है कि हमारी पॉलिसी हकायक को मद्देनजर रखकर बनाई जा रही है। मुआहदे के शराइत पूरी न होने की सूरत में तालिबान से जंग की तरफ जा सकते, लेकिन अमेरिका की खित्ते से वापसी खित्ते के ममालिक के लिए खौफनाक
खौफनाक नताइज पैदा कर सकती है। सफाक दहशतगर्द और कातिल तंजीम दाइश आज भी अफगानिस्तान में मौजूद है। वही दाइश जो बेरहमी के साथ मुखालिफों को ज़िबा करती है, मजहब के नाम पर मासूम इंसानों को बमों से उड़ा देती है, कत्ल गारत गरी की ऐसी ऐसी दास्तानें छोड़ कर जाती है कि रूह कांप उठती है। नाज़रीन, इस हवाले से पाकिस्तान पहले भी अपनी तशवीश जाहिर करता रहा है, इसीलिए इस अहम ऐलान के बाद पाकिस्तान को भी एतमाद में लिया जा रहा है। आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने अमरीकी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें अफगान अमल पर ताज़ा पेशरफ्त के साथ साथ इलाकाई सलामती के अमूर पर बातचीत की गई। इस ऐलान से पहले गुज़िश्ता कई हफ्तों से अमरीकी सदर बाइडन इशारा दे रहे थे कि अफगानिस्तान के अमरीकी फौजियों के तारीख 1 मई की बजाय आगे की जा सकती है। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक उस वक्त अफगानिस्तान में 25,000 अमरीकी फौजी मौजूद हैं, जब 7,000 से जायद नेटो फौज के एहलकार तैनात हैं। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस इंतजामिया ने फौजी इनखला की नई तारीख के हवाले से तालिबान और इत्तेहादी ममालिक को आगाह कर दिया है, लेकिन अफगान तालिबान के दबाव और जल्दबाजी में लिया गया फैसला खित्ते को एक नए बहरान का शिकार कर सकता है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक अफगानिस्तान में अब भी दाइश के 1,000 से 2,500 तक जंगजू मौजूद हैं और मुसलसल कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भी खदशात जाहिर किए गए हैं कि एक हफ्ता पहले अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर अमरीका अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पर इनखला करता है तो तालिबान के खिलाफ अफगान हुकूमत की बका खतरात से दो चार हो जाएगी। यही नहीं बल्कि रिपोर्ट में इस बात की निशानदही भी की गई थी कि अफगानिस्तान में अमरीकी पॉलिसी के पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान और भारत पर नुमाया नताइज मुरत्तब होंगे। 2 माह पहले फरवरी में अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के निगरान यूएस सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल कीथ फ्रेंजिक ने बताया था कि दाइश अफगानिस्तान में फिर ताकत पकड़ रही है और दोबारा हमले कर सकती है। दूसरी जानिब 2015 से दाइश पाकिस्तान में अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। जब मई 2015 में कराची में सफूरा गोट में एक बस पर हमले में 40 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। फरवरी 2017 में सेवन शरीफ में लाल शहबाज कलंदर के मजार को भी दाइश ने निशाना बनाया था। इस हमले में 90 अफराद मारे गए थे। अफगानिस्तान में मौजूद दाइश खास तौर पर शिया बरादरी को निशाना बनाती रहती है। नाजरीन, पिछले 3 माह पहले जनवरी में बलूचिस्तान की हजारा बिरादरी के 11 अफराद को मच में दाइश के दहशतगर्दों ने कत्ल कर दिया। दाइश की मौजूदगी सिर्फ पाकिस्तान ही के लिए खतरा नहीं है नाजरीन, बल्कि फरवरी 2019 में रूसी वजारत खारजा की जानिब से भी कहा गया था कि अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में दाइश जंगजुओं के हवाले से रूस और पाकिस्तान के खदशात मुश्तरका हैं। इराक और शाम की दहशतगर्द तंजीम दाइश ने 2015 में अफगानिस्तान में अपने कदम जमाए थे। हैरत की बात यह थी कि उस वक्त अमरीका पूरी ताकत के साथ अफगानिस्तान में मौजूद था और अमरीका की मौजूदगी में दाइश जैसी दहशतगर्द तंजीम की अफगानिस्तान आमद और अमरीका के किरदार पर सवालात उठाती है। अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई ने तो वाज़ेह कर दिया था कि दाइश की अफगानिस्तान आमद पर अमरीका बरियोज़िम्मा नहीं है। दाइश की मौजूदगी पर अफगान सियासतदान अमरीका को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और अब अमरीका की जाने के बाद ये खतरा पूरे खित्ते को नई तबाही से दो चार कर सकता है। इस हवाले से पाकिस्तान क्या करेगा, क्या हिकमत अमली बनानी चाहिए, बात करेंगे दिफाई लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब से। जनरल साहब, शुक्रिया आपका। सर, ये बताइएगा, ये जो इतना बड़ा खलीज बगैर मामलात को सही किए अमरीका वहां से जब निकल जाएगा तो इसका असर अफगानिस्तान में क्या पड़ेगा, पाकिस्तान में क्या इसका असर मुरत्तब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं देखने की। एक ये कि तालिबान का रवैया और दूसरा ये कि अमेरिका का जो इसमें रोल रहा है। अमेरिका ने जब 1 मई की तारीख तय की इनसे, तो उनको चाहिए था कि सारा कुछ उनसे पहले इंश्योर करते, लेकिन अमेरिका के रवैये में कमजोरी ये रही कि जो स्पॉयलर थे अशरफ गनी और भारत, जो लगातार वक्त जाया करवाते रहे, दहशतगर्दी करवा के पहले कैदियों के तबादले में बड़ा वक्त बर्बाद किया, ये चीजें अमेरिका ने इन्फोर्स नहीं की। इन लोगों को अपने मुफादात की वजह से इसमें अमेरिका ने इनको काम पे नहीं लगाया कि आप ये काम ना करें। ये स्पॉयलर्स को हटाना जरूरी था। नतीजा ये कि आज 1 मई आ गई, अब तालिबान जो है वो अपने मुआहदे पे कायम है। तो आप 3 महीने और ले रहे हैं, लेकिन इन 3 महीनों में अगर तालिबान के साथ आपका एक एग्रीमेंट नहीं होता, यानी इससे पहले तालिबान की इत्तेफाक राय उनके साथ होना चाहिए कि जी हम 3 महीने और ठहरेंगे, आप हमें इस चीज के लिए एग्री करें। अगर वो एग्री करते हैं तो फिर तो ठीक है कि सितंबर में ये चले जाएं, लेकिन अगर ये एग्री नहीं करते
तो आज से जंग शुरू हो जाएगी। तो ये अमेरिका ने एक बदअतमादी की, बदनीयती की, जिसकी वजह से आज आप देख लीजिए कि वहां पे भारत और अशरफ गनी का टोला ये स्पॉइलर के तौर पे मौजूद हैं और बात आगे बढ़ नहीं रही। तो एक न्यूट्रल गवर्नमेंट बनने का तालिबान कह रहे थे, वो न्यूट्रल गवर्नमेंट बन जानी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका ने उसमें रोल प्ले नहीं किया। तो लगता ये है कि एक तो अमेरिका शायद पूरी तरह यहां से जाना नहीं चाहता, क्योंकि जो इन्होंने कहा है कि हम सितंबर में 11 तारीख को करेंगे, वहां से इनखला करेंगे, उसमें भी कहा है कि हम जरूरी लोग पीछे छोड़ के जाएंगे। उसके अलावा ब्लैक वाटर बहुत बड़ी तादाद में वहां पे ये छोड़ के जा रहे हैं, और ये जो किराए के वहां पे फौजी होंगे वो वर्दी में नहीं होंगे, वो टेररिज्म भी करा सकते हैं, वो जो भी चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हालात जो हैं वो ये यानी खतरात लाहक मुसलसल रहेंगे। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, पाकिस्तानी क्रिकेट का शानदार दौर वापस आता दिखाई दे रहा है, कैसे आपको बताएंगे वक्फे के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तानी क्रिकेट का शानदार दौर वापस आता दिखाई दे रहा है। इंज़माम यूसुफ और सईद अनवर जैसे शानदार खिलाड़ियों की यादें ताज़ा हो रही हैं। पाकिस्तानी स्टार बल्लेबाज और कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम एक के बाद एक क्रिकेट के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम करते जा रहे हैं। बाबर आजम के लिए आज का दिन इंतहाई अहम साबित हुआ, क्योंकि आज बाबर आजम की तारीख साज इनिंग्स और शानदार सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने अपनी T20 तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल किया, और आज ही दिन बाबर आजम आईसीसी की वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गए। बाबर आजम ने इस एजाज के साथ और क्या इज्जत समेटी है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप बात करते हैं कि आज सेंचुरियन में खेले जाने वाले तीसरे T20 मैच की, जिसमें पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के 204 रन का हदफ 18वें ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। इस शानदार फतह की बुनियाद भी बाबर आजम की जारहाना और तेज तरीन 122 रन की इनिंग्स। बाबर आजम ने कप्तानी में एक और एहसास भी पाकिस्तान के हिस्से में दिया है। वनडे सीरीज में फतह के बाद पाकिस्तान एशिया का वो वाहिद मुल्क बन चुका है जिससे जनूबी अफ्रीका को उसकी अपनी सरजमीन पर दूसरी मर्तबा वनडे इंटरनेशनल सीरीज में शिकस्त दी है। अब आते हैं बाबर आजम के आज के दूसरे लेकिन बहुत बड़े एजाज की तरफ। वनडे क्रिकेट की रैंकिंग में बाबर आजम ने भारतीय कप्तान विराट कोहली से तकरीबन 3.5 साल बाद पहली पोजीशन छीनकर दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके हैं। वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में पहली पोजीशन पर बराजमान बाबर आजम का T20 की आलमी रैंकिंग में तीसरा और टेस्ट में छठा नंबर है। इनके अलावा सिर्फ विराट कोहली दुनिया के वो वाहिद बैट्समैन हैं जो फिलहाल इन तीनों फॉर्मेट्स की आलमी दर्जाबंदी के मुताबिक इब्तदाई 6 बल्लेबाजों की फहरिस्त में शामिल है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख में बाबर आजम वो चौथे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ये एहसास हासिल किया। इससे पहले ज़हीर अब्बास ने 1983 में आलमी दर्जाबंदी में पहली पोजीशन हासिल की थी। फिर जावेद मियादाद ने 1987 में यह एजाज हासिल किया और आखिरी बार 18 साल पहले मोहम्मद यूसुफ ने आईसीसी वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल की थी। इन अजीम खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल होने वाले बाबर आजम का कहना है कि यह बात उनके लिए बायस फख्र है। उनका अगला जो हदफ है इस पोजीशन को बरकरार रखना होगा। बाबर आजम अपनी शानदार कारकर्दगी से भारतीय कप्तान से एक और रिकॉर्ड भी छीन चुके हैं और वो रिकॉर्ड है T20 में तेज तरीन 1000 रन का जो उन्होंने 26 इनिंग्स में बनाए हैं, जबकि विराट कोहली को 1000 रन बनाने के लिए 27 मैचेस खेलना पड़े। बाबर आजम का बल्ला तेजी से रन उगल रहा है। नवंबर 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेलते हुए बाबर आजम T20 मैचेस में तेज तरीन 1600 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी और दुनिया के तीसरे क्रिकेट की दुनिया के बड़े नाम उनके खेल से मरऊब दिखाई दे रहे हैं। उनकी शानदार बैटिंग और बेहतरीन तकनीक की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। 2 आलमी कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम के कप्तान रिकी पॉन्टिंग तो बाबर आजम को नई बुलंदियों पर देख रहे। गुज़िश्ता बरस इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान इंग्लिश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान नासिर हुसैन ने भी इस तरह से बाबर आजम के खेल से मुतासर होकर उनकी तारीफ की थी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि बाबर आजम की कवर ड्राइव की टेक्निक का दुनिया में कोई मुकाबला ही नहीं है। कोई शुबा ही नहीं है कि बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास
क्रिकेटर हैं और अगर उनका किसी से मवाजना किया जा सकता है तो वो है टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पर मौजूद भारतीय कप्तान विराट कोहली, जिनकी कवर ड्राइव दुनिया भर में मशहूर है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रमीज राजा का कहना है कि बाबर आजम और विराट कोहली के अंदाज में थोड़ा फर्क तो है, लेकिन हमारे स्टार खिलाड़ी की ड्राइव विराट कोहली से भी मुनफरिद है। बाबर आजम के जानदार स्ट्रोक्स का जिक्र तो हो, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच कौन भूल सकता है जिसमें जनूबी अफ्रीका के सबसे बेहतरीन बॉलर डेल स्टेन भी बाबर आजम के सामने पानी भरते दिखाई दिए। पाकिस्तानी बल्लेबाज जब डेल स्टेन को चौके पर चौका मार रहे थे और इंग्लिश कमेंट्रीज और इंग्लिश कमेंटेटर्स मार्क निकोलस बाबर आजम की तारीफों के पुल बांध रहे थे, उस समय देखने वाला था। ढेरों दुआएं हमारे इस नए सितारे के साथ हमेशा रहेंगी। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।